जहाँ आज बीमारी को ठीक करना ऑलमोस्ट क्लोज टू असंभव हो गया है क्रॉनिक डिसीजेस को। तो ऐसे में अगर हम क्रॉनिक डिसीजेस को ना होने दें, वही सबसे बड़ी जीत होगी। आज मूवमेंट डेफिसिट है, लोग मूवमेंट नहीं करते, चलते फिरते नहीं। तो बीमारी का जो मूल है वो लैक ऑफ मूवमेंट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। एक स्टडी में पाया गया है सर कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर योग कर रहा है और सांसों पर ध्यान देकर कार्य कर रहा है तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। आपका बड़ा स्ट्रांग बिलीफ है और मानना है कि योग जो है आपके स्ट्रेस को, टेंशन को, डिप्रेशन को कम करने में काफ़ी हेल्प करता जी है। सर, अधिकतर व्यक्ति इतना ओवर स्ट्रेस्ड है कि वो बार बार एग्जॉशन फेज पे आता है जहाँ से बॉडी रिएक्ट करना बंद करती है, और दूसरी तरफ जहाँ बॉडी स्टिफ हो रही है बिकॉज ऑफ नॉन मूवमेंट, योग उनके लिए एक वरदान है सर। योग और मेडिटेशन क्या है, दोनों सिनोनिमस है, सेम चीज़ है? कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है, तो वैसे ही योग का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने अंदर के जो सोल है, आत्मा है, उसका एक्सपीरियंस कर सकें। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों पे 50% लोग जो हैं वो योग करने लगेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक केशवानी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पॉडकास्ट तरीके शो में, जहां पर हम जीवन, स्वास्थ्य और समाज के महत्वपूर्ण विषयों पर डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलिस्ट से सार्थक संवाद करते हैं। आज का हमारा विषय है योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा, स्वस्थ जीवन का भारतीय मार्ग। और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज जो शख्सियत हमारे सामने हैं, उनके अनुभव और ज्ञान ने सैकड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक चेंजेस लाए हैं। सर जो है पिछले कई सालों से, कई वर्षों से योगा और नेचुरोपैथी से हजारों लोगों का इन्होंने मार्गदर्शन किया है, और ये रायपुर शहर के आरोग्य मंदिर योगा सेंटर के डायरेक्टर हैं डॉक्टर विवेक भारती। वेलकम सर टू माय पॉडकास्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे आज इस विषय के लिए आमंत्रित किया, क्योंकि जहाँ आज पूरा समाज जो है वो चिकित्सा पद्धति में सबसे ज़्यादा महत्व जो है आप एलोपैथी चिकित्सा पद्धति को देता है और आप उसी में ही कार्यरत हैं, उसके बावजूद आपने प्राकृतिक चिकित्सा और योग को महत्व दिया, ये बहुत बड़ी बात है सर। थैंक यू सर। तो अपन शुरू करते हैं सर इस पॉडकास्ट को। सबसे पहले तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि योग और जो नेचुरोपैथी है, इसके क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली सर? मतलब ऐसा आपके जीवन यात्रा में ऐसा कौन सा मोड़ आया जिसने आपको इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया सर? सर ये बहुत एक रोचक घटना है। कहते हैं ना कि जब हम 12th में होते हैं तो बहुत सारे सपने होते हैं, पर मुझे जो सपना दिखाया गया वो मेरे पिताजी ने अपना सपना दिखाया है जो वो नहीं पूरा कर पाए। तो उनकी इच्छा थी कि वो एक चिकित्सक बने और वो एक स्टॉन्च फॉलोअर थे नेचुरोपैथी योगा के। तो उनका ही जो एक गोल था, एक एम था, उन्होंने हम में देखा, तो उसी को पूरा करने के लिए मैं ये कोर्स नेचुरोपैथी और योगा का मैंने किया। अरे सर, आज के समय में योगा और नेचुरोपैथी, इसका कितना रेलेवेंस आप देखते हैं सर? सर जैसे कि आप जानते हैं कि आज हर कोई मानता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जहाँ आज बीमारी को ठीक करना ऑलमोस्ट क्लोज टू असंभव हो गया है क्रॉनिक डिसीजेस को, तो ऐसे में अगर हम क्रॉनिक डिसीजेस को ना होने दें, वही सबसे बड़ी जीत होगी। और इसी दिशा में जो प्राकृतिक चिकित्सा और योग कार्य करता है, प्राकृतिक चिकित्सा रोग को बहुत ही एक्यूट लेवल पर ठीक करने की बात करता है, ताकि हम उसे क्रॉनिक बनने ना दे पाए। दूसरा, योग के द्वारा हम अपने शरीर को सदैव स्वस्थ रख सकते हैं। आज मूवमेंट डेफिसिट है, लोग मूवमेंट नहीं करते, चलते फिरते नहीं। तो बीमारी का जो मूल है वो लैक ऑफ मूवमेंट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। तो प्राकृतिक चिकित्सा जहाँ एक तरफ बैलेंसिंग कर रहा है, बॉडी की क्लीनिंग करने में हेल्प कर रहा है, योगा हमारे जीवन में संतुलन बना रहा है। योगा केवल एक फिजिकल एक्टिविटी है, या मतलब बेसिकली इसका वास्तविक अर्थ और उद्देश्य क्या है? जी सर, योग शब्द जो है ना वो आया है सर युज शब्द से। उस युज शब्द का मूल है जोड़ना, जहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि हमारा शरीर है, प्राण है, मन है, आत्मा है। तो ये सब मिल करके जब तक काम नहीं करेंगे, कोई भी व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता।
तो योग का जो मूल उद्देश्य है वो समग्र व्यक्तित्व विकास है, फिजिकल लेवल पर, राइट। मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर, और थोड़ा एक लेवल परे जो कि हम लोग स्पिरिचुअल लेवल बोलते हैं, जी। उसका डेवलपमेंट है कि कोई भी व्यक्ति इन पांचों स्तर पे स्वस्थ रहे, तब वो योग कहलाएगा। तो सर जो आज का जो लाइफस्टाइल है, जो आधुनिक जीवन शैली है सर, उसमें योग को अपनाने का जो सबसे ईज़ीएस्ट वे क्या हो सकता है? सर सबसे इजीएस्ट वे, अगर कोई व्यक्ति सुबह उठ करके सिर्फ 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर सकता है, तो ये सबसे इजीएस्ट मेथड होगा योग को शुरुआत करने की। करेक्ट। कहते हैं हर चीज़ की शुरुआत पहले छोटी होती है, फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़े स्तर पे काम होता है। जैसे मैं इस हॉस्पिटल के लिए कहूँ, सुयश हॉस्पिटल के लिए, कि जिस तरह से इसकी नींव आप लोगों ने रखी और आज इतना विस्तारित रूप आपने इस हॉस्पिटल का किया, तो उसी तरह से अगर कोई व्यक्ति ये निर्णय ले कि 5 मिनट के लिए मैं समय दूं, सिर्फ सांस पे ध्यान दूं, जी। तो वो एक शुरुआत हो सकती है। बहुत अच्छा। सर जो जो लोग शुरुआती दौर में योग शुरू करते हैं, उनको लगता है कि भाई हाँ, मुझे अब योग करना चाहिए। तो कौन-कौन से ऐसे योग के अभ्यास हैं जो उनके लिए शुरुआती दौर में बहुत यूज़फुल रहेंगे? रहेंगे। सर सबसे ज़रूरी, कोई भी व्यक्ति जब शुरू करे तो सबसे पहले सारे जॉइंट्स को वो प्रिपेयर करे। तो उतना हर कोई कर सकता है। नेक रोटेशन है, मतलब कंधा घुमाना है, पैरों को घुमाना है, तितली आसन हो गया। ये तो शरीर को खोलने की बात हुई। अब इसके अलावा जो प्रमुख आसन किसी भी व्यक्ति को प्रारंभिक स्तर पे करना चाहिए, उसमें से हम ये कह सकते हैं कि हमको स्पाइन बेस्ड मूवमेंट को मोटिवेट करना है। तो स्पाइन को स्ट्रेच करना, ताड़ासन। स्पाइन को राइट और लेफ्ट बेंड करना, तो अर्धकटी चक्रासन बहुत ईजीएस्ट है। स्पाइन को ट्विस्ट करना, तो कटी चक्रासन। आज कमर की समस्या लोग जूझ रहे हैं, तो सेतु आसन। पेट की समस्या जूझ रहे हैं, तो पवन मुक्त आसन। जहाँ स्पाइनल स्टिफनेस और नेक प्रॉब्लम जूझ रहे हैं, तो भुजंग आसन। वैसे ही जो बैक लेग मसल्स हैं वो वीक है, तो जहाँ शल्भासन। तो ये जो बेसिक पोस्चर्स है बहुत इजी टू परफॉर्म है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लेगा। और कोई व्यक्ति अगर इसका एक कैप्सूल बना ले कि मुझे 10 आसनों का कैप्सूल रोज प्रैक्टिस करना है, तो 15 मिनट में ही वो योग का पूरा आनंद ले पाए। आपका क्या मानना है कि योग से जो आज की डेट में बहुत लोगों को एंजाइटी होती है या डिप्रेशन होता है, मानसिक अवसाद होता है, चिंता होता है, तो क्या योग की जो प्रैक्टिस है, इन सबको कम करने में हेल्प करता है? जी सर, ज़रूर। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जहाँ तनाव की बात आती है, तो तनाव के दौरान हमारे शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है और उससे सारे शरीर में बदलाव होते हैं, जहाँ सांसों का तेज हो जाना, मांसपेशियों का जो है कॉन्ट्रैक्शन होना, पेट में पाचक रस बनना। इसी के ठीक विपरीत जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो हमें रिलैक्स करने का काम करता है, वेगल नर्व सिस्टम, तो एक स्टडी में पाया गया है सर कि अगर कोई व्यक्ति निरंतर योग कर रहा है और सांसों पे ध्यान देकर कार्य कर रहा है, तो उसका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग रख रहा है, तो हर बार आने वाले तनाव में तुरंत उसकी बॉडी रिएक्शन पैनल को एक्टिवेट नहीं करेगी। जैसे स्ट्रेस के 3 फेजेस होते हैं, जहाँ पर हम बोलते हैं कि अलार्म फेज है और फिर रेजिस्टेंस फेज है और एग्जॉशन फेज है। तो अधिकतर व्यक्ति इतना ओवर स्ट्रेस्ड है कि वो बार बार एग्जॉशन फेज पे आता है, जहाँ से बॉडी रिएक्ट करना बंद कर देती है। और योग का अभ्यास उसके शरीर में इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इस तरह से ट्रेन करता है कि कोई व्यक्ति तनाव में आता है, आएगा ही ना, वो तो हमारे हाथ की बात ही नहीं है। जी। बट वो बहुत ही क्विकली उससे बाहर आ पाता है, बिकॉज वो इंटर जो डिपेंडेंसी है दोनों सिस्टम्स की, वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है और आप मानना है कि योग जो है आपके स्ट्रेस को, टेंशन को, डिप्रेशन को कम करने में काफ़ी हेल्प करता जी है। सर। सर योग और मेडिटेशन, क्या ये दोनों सिनोनिमस है, सेम चीज़ हैं? और यदि नहीं तो दोनों में क्या अंतर है? जी सर, इसको सर हम ये समझ सकते हैं कि योग का एक हिस्सा है ध्यान, मेडिटेशन। योग में प्रमुख 8 अंग हैं, जिसमें हम कहते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो वैसे ही योग का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने अंदर के जो सोल है, आत्मा है, उसका एक्सपीरियंस कर सकें। ध्यान का मूल उद्देश्य है कि हम शून्य भाव में जा सकें। शून्य मतलब जहाँ पर कोई विचार नहीं,
और जब विचार नहीं होते तो सबसे ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है। तो योग जो ध्यान है उसका जो मेन मोटिव है कि हम आसन क्यों कर रहे हैं, ताकि मैं ध्यानात्मक आसन में बैठकर, जैसे पद्मासन है, वज्रासन है, जी। इनमें बैठकर मैं ध्यान कर सकूं। तो आसन का भी मूल उद्देश्य वही है। सर, बच्चों और जो यूथ है उनके लिए योग कितना यूज़फुल है, योगा कितना यूज़फुल है और कितना आवश्यक है? सर मुझे लगता है अब आज का जो बच्चा है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, जी, जी, उसकी बॉडी स्टिफ है। करेक्ट। अगर आप उसे बैठाएंगे, जमीन पे बैठा दिए तो उसका बॉडी पीछे भाग रहा है, अपने हाथ से वो पैरों को छू नहीं सकता। जी, तो आज के बच्चों को जहाँ पर एक तरफ अटेंशन डेफिसिट का इशू हो रहा है बिकॉज ऑफ स्क्रीन टाइम, और दूसरी तरफ जहाँ बॉडी स्टिफ हो रही है बिकॉज ऑफ नॉन मूवमेंट, योग उनके लिए एक वरदान है सर। राइट। अगर वो बच्चा पहले वो तो उसको मैं तो समझेगा नहीं जब तक वो उसे जुड़ेगा नहीं, बट एक बार वो 20 से 25 मिनट उसे कर ले, तो सर मैंने बीच में ना एक अभियान जैसा चलाया कि हर बच्चे को कम से कम 6 राउंड सूर्य नमस्कार करना चाहिए। हम्म। तो अगर वो 6 राउंड सूर्य नमस्कार कर ले तो आप उसको अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को वो ओवरकम कर सकता है। तो एक छोटी शुरुआत जहाँ 5-6 मिनट लगेगा, तो हर बच्चे को सर मुझे लगता है कि योग का से जुड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे टू टैकल दोस प्रॉब्लम्स। एक्सलेंट, एक्सलेंट। ठीक सर, अब हम चलते हैं आपके दूसरे स्पेशलिटी की तरफ, नेचुरोपैथी की तरफ। सर सर जो नेचुरोपैथी है, प्राकृतिक चिकित्सा, उसकी मूल अवधारणा क्या है? सर उसकी मूल अवधारणा जो है ये वो कह रहा है कि शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं, गंदगी है, जब वो इकट्ठा हो जाती है तो उसके कारण से शरीर जो है वो माल फंक्शन करने लगता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा जो कि प्रकृति के पंच तत्वों के द्वारा उपचार किया जाता है, इसका मूल उद्देश्य है कि शरीर में जो भी गंदगी है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए। करेक्ट। तो उसको निकाल के बाहर फेंकने के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो है फास्टिंग। जी। तो फास्टिंग के बाद फिर क्लीनिंग के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं। करेक्ट। तो सर जो नेचुरोपैथी है, जो प्राकृतिक चिकित्सा है, क्या सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति है या ये जीवन पद्धति है? सर सही कहा आपने। बेसिकली ये एक लाइफस्टाइल है जहाँ पर आप कह रहे हैं कि आप 5 तत्वों से बने, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। तो पृथ्वी तत्व से अर्थात हमारा आहार, तो अगर कोई व्यक्ति अपने आहार का संतुलन रखता है तो वो पृथ्वी तत्व हुआ। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। मेरा एक अनुभव कहता है कि हम लोग पानी से बड़ा फैसिनेटेड है, बट पानी कई बार हम कम पीता है। तो पानी की आवश्यकता पूरी नहीं हो बॉडी को तो भी बीमारी की तकलीफ मतलब कारण बनता है। जी। तीसरा अग्नि, जहाँ पर हम अग्नि की बात कर रहे हैं तो जठराग्नि, डाइजेशन पावर जो है, तो हमारा जो डाइजेशन अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा होने वाला है। चौथा वायु, अच्छी ब्रीदिंग हो रही है तो हर सेल अच्छे से काम कर रहा है। जो आकाश तत्व है वो समय समय पर पाचन क्रिया को अपन आराम दे रहे हैं, तो उससे बॉडी अपने आप को खुद हील कर लेती है। बड़े से बड़े चिकित्सक यही मानते हैं कि अगर हम शरीर को समय दें तो शरीर अपने आप को स्वयं ठीक कर सकता है। करेक्ट। तो मॉडर्न मेडिसिन और नेचुरोपैथी, इन दोनों के बीच में आप कैसे बैलेंस देखते हैं? इन दोनों के बीच में संतुलन आप कैसे, किस तरह से देखते हैं? सर मुझे लगता है कि हर पद्धति बहुत ज़रूरी है। जहाँ आज आपातकालीन चिकित्सा, इमरजेंसी मैनेजमेंट से लेकर ऐसी कई जटिल बीमारियाँ जहाँ पर शरीर में ऐसी समस्याएं हैं जिसका उपचार दवाइयाँ या मेडिसिन से ही हो सकता है या सर्जरी से हो सकता है, तो वहाँ पर उसको उसी की ज़रूरत पड़ेगी। प्राकृतिक चिकित्सा की अपनी लिमिटेशंस हैं, जी। वैसी एलोपैथी चिकित्सा पद्धति की अपने लिमिटेशंस हो सकती है। जी। तो मुझे लगता है किसी भी पैथी को पेशेंट के बेहतर होने के लिए काम करना है, तो जहाँ जिसकी ज़रूरत है मुझे लगता है उसका एप्लीकेशन होना चाहिए। जहाँ हमें एलोपैथी की ज़रूरत है वहाँ एलोपैथी का एप्लीकेशन होना चाहिए, और जहाँ नेचुरोपैथी अपना काम कर सकती है तो वहाँ पर नेचुरोपैथी को करना चाहिए। स्पेशली जो क्रॉनिक डिसीजेस हैं, लाइफस्टाइल डिसीजेस हैं, उन पर जो है सबसे ज़्यादा अच्छा रोल नेचुरोपैथी कर सकती है। और जहाँ पर जितनी भी ऐसे आपातकालीन बीमारियाँ हैं, तकलीफ़ें हैं, जिस पे एलोपैथी चिकित्सा का जो है मूल स्पेशलिटी है, तो आई थिंक दोनों को संतुलन में चलना चाहिए सर। तो सर ऐसी कौन कौन सी कॉमन डिजीजेज या बीमारी या समस्याएं हैं जिसमें नेचुरोपैथी का अपर हैंड है या नेचुरोपैथी ज़्यादा बेहतर
चिकित्सा पद्धति है? सर मुझे लगता है कि पाचन क्रिया से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां हैं, स्पेशली अगर वो इनिशियल लेवल पर उसको अगर हम कार्य कर सकें, तो नेचुरोपैथी का जो मूल है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर में है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी हुई जितनी भी मेटाबॉलिक इश्यूज हैं, मान लीजिए डायबिटीज़ की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड है। दूसरी तरफ हम हाई ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हम तो जितने क्रॉनिक डिसीजेस हैं उस पर नेचुरोपैथी एक अपर एज होल्ड करता है। ओनली थिंग, अगर वो व्यक्ति उसका पालन करे और उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करे। जैसे आप बोल रहे हैं कि पाचन तंत्र में बड़ा रोल है नेचुरोपैथी का, फास्टिंग का कितना इसमें इम्पोर्टेंस है? मेरे को लगता है सर, फास्टिंग रामबाण है। अलग अलग संहिताओं में भी लिखा हुआ है लंघनम परम औषधम। तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को फास्टिंग के थ्रू ठीक किया जाने की बात कही गई। सर मैंने एक स्टडी में भी पाया गया था कि इनफैक्ट जो कैंसर सेल्स हैं वो भी फास्टिंग के प्रयोग से जो है बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिखाते हैं, उनको नष्ट किया जा सकता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और आपने शायद देखा भी होगा स्टडी में जी कि जिस जगह पर कैंसर ग्रोथ हो रही होती है उस जगह पे सबसे ज़्यादा ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन होता है। यस यस। तो अगर कोई व्यक्ति को हम कम भोजन दे रहे हैं या फास्टिंग करा रहे हैं, लिक्विड पे दे रहे हैं, तो मूल एनर्जी तो ब्रेन को चले जाती है। जी तो बॉडी के उस हिस्से को जब वो डिप्रिवेशन होता है जी। तो वो सेल्स सर्वाइव नहीं कर पाते राइट राइट राइट। और नॉर्मल सेल्स अडेप्ट कर जाते हैं। करेक्ट करेक्ट, एकदम करेक्ट। आपका कहना बिल्कुल सही है कि फास्टिंग का वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, खासकर कैंसर के ट्रीटमेंट में। सर, नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सा में जो पंच तत्व हैं, अभी आपने आगे बताया, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूँगा सर आपसे कि पंच तत्वों की क्या भूमिका है? जी सर, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर किसी व्यक्ति को स्वस्थ रहना है तो उसको पंच कोश और पंच तत्व में संतुलन बनाना है। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ पंच कोश के बारे में, जहाँ पर अन्नमय कोश मतलब ये शरीर, प्राणमय कोश जो ये प्राण वायु जिसमें संचार होती है, मनोमय कोश जहाँ हमारा मन है, विज्ञानमय कोश मतलब हमारी जहाँ बुद्धि है, और आनंदमय कोश जिस खुशी की हम तलाश कर रहे हैं। तो ये पंच कोश है और आत्मा उसके अंदर में है, जहाँ योग की यात्रा की बात हम कहते हैं। उसी के मूल प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार से जब शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है तो पृथ्वी एक ऊर्जा उत्पादन करती है और हमें उस ऊर्जा का उपयोग करना है राइट वे में। तो मिट्टी है जी, मिट्टी का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। जी तो मिट्टी का उपयोग जो है, मान लीजिए हम उसको पैक्स बना के करते हैं, तो पेट पे लगाया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी मॉर्बिड हीट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हम आते हैं पानी, तो पानी का पर्पस क्लीनिंग का है। जी तो कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे हम लोग स्पेशली एनिमा वगैरह देते हैं, या कटी स्नान है जो कि हिप पोर्शन पे दिया जाता है, जो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो हाइड्रोथेरेपी के जो ट्रीटमेंट्स हैं, स्पाइनल बाथ, स्टीम वगैरह है, और बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं सर जहाँ पर हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशंस बहुत अच्छा जादुई रिजल्ट दिखाते हैं। तो इस तरह से हम पानी का उपयोग कर रहे हैं। तो मिट्टी का उपयोग हमने किया चिकित्सा के लिए, जहाँ पर पैक्स बना के माथे पे रख रहे हैं। जी सर प्राकृतिक चिकित्सा की एक मूल अवधारणा है कि अगर हमको ये पता करना है कि कोई व्यक्ति स्वस्थ है या बीमार, तो हमको सिर्फ 3 चीज़ देखनी है। पहला, माथा ठंडा, पेट नरम और पैर गरम। वाह, बहुत अच्छा। माथा ठंडा, ठंडा, पेट नरम और पैर गरम। जो जो इंडिकेटिव है कि माथा जो है वो अगर ठंडा है, इसका मतलब हमारा मन शांत है, जी रिलैक्स्ड है। जी पेट नरम जब हम कह रहे हैं, इसका मतलब कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है, जी कॉन्स्टिपेशन नहीं है। और पैर गर्म होने की जब हम बात कर रहे हैं तो पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है। अब आप सोचिए कि जो बीमार होता है ठीक ऑपोजिट हो जाता है, जी जी जी। जहाँ पर माथा गर्म, पेट कड़ा और पैर ठंडे हो जाते हैं। हाँ तो जब चिकित्सा हम लोग कर रहे हैं, मिट्टी पट्टी हमने लगाई, तो हमारा मूल पर्पस था कि माथे को ठंडा रखा जाए, पेट को नरम कर दिया जाए। फिर हमने पेट की सफाई की बात कही जो हम उपचार कर रहे हैं। और एक बहुत अच्छा ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है सर, हॉट फुट बाथ, जिसमें पैरों को गर्म पानी में डाला जाता है और सदियों से 5000 साल पहले से इसका उपयोग हो रहा है। बुखार हो जाए, सर्दी हो जाए, नींद ना आए, बॉडी में पेन है, पैरों को सिर्फ आप गर्म पानी में डालिए, सर जादुई असर होता है। ओ 20 मिनट में वो व्यक्ति
उसका मन भी शांत, उसके बाद उसको गहरी नींद भी आ रही है, कैसा भी बुखार क्यों ना हो, उसका बुखार जो है तुरंत टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इस तरह से जल तत्व काम कर रहा है। अग्नि तत्व की जब हम बात करते हैं सर, बैलेंस करने के लिए, जहाँ फायर है, तो कोई भी व्यक्ति को सूर्य कितना ज़रूरी है, सूर्य किरण चाहिए। तो सूर्य किरण के बिना तो भोजन भी नहीं बनता जी। तो हमारे शरीर को अगर रोज सनलाइट ना मिले, तो आज मेडिकल जगत तो मानता ही है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से दुनिया जूझ रही है। तो धूप की वहाँ पर हमें प्राथमिकता समझ में आती है। फिर वायु की बात करते हैं तो हमारा शरीर ऑक्सीजन ले, उससे ज़्यादा शरीर ज़रूरी है कि हमारे शरीर के हर हिस्से तक वो पहुँचे। तो सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा तो वो पहुँचेगा भी नहीं जी। तो यहाँ पर जब हम डीप ब्रीदिंग के साथ जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, योगा में एक डिमांड क्रिएट होता है, तो बॉडी के हर हिस्से में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुँचता है। और पांचवा जो आकाश तत्व है सर, वो फास्टिंग की ही बात करता है जी। कि उपवास आपने किया तो उपवास से शरीर अपने आप स्वयं का शुद्धिकरण करता है। जिस तरह से हर व्यक्ति को छुट्टी मिलती है समय समय पर, तो जब जैसे ही पाचन क्रिया को रेस्ट मिलता है तो हमारी पूरी बॉडी हीलिंग में लग जाती है। एक अवधारणा है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो लगती है वो खाने को पचाने में लगती है जी। और बोलने में लगती है। करेक्ट। और आप देखिए जब आप किसी को आईसीयू में एडमिट करते हैं तो ये दोनों बंद हो जाता है। जी। जी हाँ। आप बोलते हैं बातें मत करिए और साथ साथ खाना तो आप आईवी के थ्रू ही दे रहे होते हैं। जी। तो ये एक अपने आप में नेचुरल प्रोसेस है। तो इस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा ये पंच तत्वों से जहाँ पर अलग अलग चिकित्साएं भी कर रहा है और बोल रहा है कि रोग का मूल कारण है गंदगी है, गंदगी को चलो साफ करते हैं तो क्यों ही रोग रहेगा आपको। बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने पंचकोश और पंच तत्व के विषय में बताया। सर अब हम चलते हैं जीवन शैली और उसका इम्पैक्ट जो हेल्थ पे पड़ता है। सर आपके हिसाब से आज के जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है उसमें स्वस्थ रहने के लिए 3 सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस जो आप देना चाहोगे? सर मैं सबसे पहली चीज़ कहूँगा कि 3 चीज़ों से ही हमारा स्वास्थ्य बनता है। पहला है रेगुलर योगा, या फिर अगर योग नहीं पसंद तो एक्सरसाइज। दूसरा है संतुलित भोजन और तीसरा सबसे ज़रूरी जो कि है अच्छी नींद। तो अगर कोई व्यक्ति इन तीनों में संतुलन बना ले, रोज़ वो 1 घंटे योग करे, मूवमेंट करे और आहार में संतुलन करे। आजकल जो आहार व्यक्ति ले रहा है वो जिस तरह की फूड हैबिट्स है, जिस तरह का वो खाना खाता है, दिन में कई बार खाता है, तो वो उसको सामान्य समझता है। जी। और जब हम उससे कहते हैं कि भाई आप शुगर मत खाइए या प्रोसेस फूड मत खाइए, तो उसको वो डाइटिंग लगती है। जी। बट वास्तविकता में तो ये सब हमारे आहार का मूल वैसे भी नहीं है। नहीं थे। तो स्वस्थ भोजन अगर व्यक्ति करे और समय समय पर जीवन को भोजन का आनंद जब उसको लेना है वो भी लेता रहे। और नींद अधिकतर लोग सर, खासकर बच्चे, ये 12 बजे पहले सोते ही हैं। हाँ। और ये एक फैशन ट्रेंड है या लाइफस्टाइल ट्रेंड है मुझे नहीं पता, बट यही उनके ग्रोथ, उनके थिंकिंग प्रोसेस को भी अफेक्ट कर रहा है। तो 3 बातें, सिंप्लीफाई योर लाइफ विथ रेगुलर योगा, गुड डाइट एंड अ गुड स्लीप। गुड स्लीप। तो डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से हैं अपने लाइफ हेल्दी लाइफ जीने के लिए। तो सर आपने बताया कि भोजन, नींद और व्यायाम, तो इसके बीच संतुलन कैसे बनाया जाए? हाउ टू बैलेंस दिस ऑल 3 थिंग्स? आप देखे होंगे बहुत बार ऐसा होता है कि अगर भोजन ज़्यादा कर लिया आपने तो नींद गड़बड़ हो जाएगी, आप व्यायाम नहीं करोगे सवेरे सो के उठ के। व्यायाम ज़्यादा कर लिया आपने तो भोजन बहुत ज़्यादा, मतलब ये इन तीनों के बीच में बैलेंस कैसे बनाया गया? सर बैलेंस के लिए ना हर व्यक्ति को पहले अपनी एक रूटीन सेट करनी चाहिए। रूटीन में उसको ये डिसाइड करना चाहिए कि मुझे अपने मील सिस्टम को हम 2 बार रखें। तो सर इसके लिए हमने ना एक पंचतंत्र का फॉर्मूला दिया है कि इन तीनों में रूटीन बैलेंस हो जाए। तो उसका पहला सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति को दिन में 2 बार ही भोजन करना चाहिए। 2 बार भोजन करना चाहिए और 1 बार उसको अपने भोजन में कच्चे सलाद या फिर फल, इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए जी। जो हमारे आंतों को क्लीनिंग में काम करते हैं। दूसरा नियम कहता है संतुलन बनाने के लिए कि आपको 3 लीटर पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी बॉडी की पीरियोडिक अच्छे से क्लीनिंग होती है।
तीसरा नियम, आप एक नियम बना लीजिए कि आप चाहे कितने बजे भी सोएं, आप सुबह एक निश्चित समय पे ही उठेंगे। राइट। तो वो निश्चित समय पे उठ करके आप अपना अगर योग प्रैक्टिस कर लेते हैं, 1 घंटा योगा आप कर लेते हैं, तो आपका पूरा दिन बैलेंस हो जाएगा। करेक्ट। और रही बात स्लीप डेप्रिवेशन की, कि मान लीजिए आपका पिछला दिन स्लीप डेप्रिवेशन का है, तो आप देखिए जिस दिन हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, हम वर्क प्लेस पे भी छोटे-छोटे झपकी मार लेते हैं। मतलब अपने आप नेचुरली नींद आने लगती है, हम नहीं जी। चाहते बट पर ऐसा होता है। तो सर ये बॉडी इतनी फैंटास्टिक मशीन है, इसको एक सिस्टम दे दीजिए, ये जो कमी है ना ये अपने आप ठीक कर लेगी। करेक्ट। ये सिस्टम को खुद ही ठीक कर लेगी, ये नींद को अपना कैप्चर करेगी अलग तरीके से बाद में। पर आप अपने बैलेंस को मत खोइए, आपको सुबह उसी समय पे उठना है, उसी समय पे अपनी एक्सरसाइज करना है। जैसा आपने डाइट लिया था, मान लीजिए पिछले दिन आपका डाइट बहुत हेवी आपने लिया, जी। तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब आप लाइट शुरुआत करें। क्योंकि जैसे ही आप डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देते हैं, ब्रेन अपने आप रेस्ट पे चला जाता है। मतलब कैसे रेस्ट पे जाता है कि उसको डाइजेशन नहीं करना है, तो वो अपने आप रिलैक्स्ड है। तो आई थिंक एक फॉर्मूला जो सबसे अच्छा काम करता है कि 2 बार भोजन, 3 लीटर पानी, सुबह एक निश्चित समय पर उठ करके योगा और व्यायाम, फास्टिंग जो कि व्यक्ति को करना चाहिए हफ्ते में 1 दिन या 15 डेज में 1 दिन, और सुबह शाम प्रार्थना का एक समय निश्चित कर ले। तो उसका एक नियम वो सेट कर ले कि प्रार्थना इस समय हुई तो मैं उठ जाऊंगा, और प्रार्थना इतने बजे हुई तो मैं सो जाऊंगा। तो वो सारे नियम वो अपने लिए बनाता है। पर चूंकि हमें मालूम है लाइफ में बहुत सारे सस्पेंसेस हैं जो आएंगे हमारे लाइफ में, तो हमारा बॉडी वेल प्रिपेयर्ड रहता है। सर ऐसी लाइफस्टाइल कोई जिएगा ना, तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए वो उसकी बॉडी एडजस्ट कर लेगी। एडजस्ट कर लेगी। सर अभी ऑफ लेटली मोबाइल स्क्रीन, मतलब स्क्रीन टाइम और मोबाइल का इतना ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे हैं, तो उसका शरीर पे और शारीरिक स्वास्थ्य पे कितना एडवर्स इफेक्ट या बैड इफेक्ट आप पाते हैं? सर मुझे लगता है अधिकतर लोग, जैसे मेरे कई लोगों से रूटीन डिस्कशन होता है, तो दिन में तो जो उपयोग हो रहा है मोबाइल का वो तो है ही, पर सबसे ज़्यादा उपयोग होता है व्यक्ति का सोने से पहले। सोने से पहले आप समझ लीजिए कि सोने से पहले वो एंटरटेनमेंट करता है, और एंटरटेनमेंट जो आज वर्तमान युग में फॉर्मेट चल रहा है, जहाँ पर वो छोटे छोटे रील्स और इस तरह के फॉर्मेट देखता है, तो वो ब्रेन को मल्टीपल इन्फॉर्मेशन फीड करता है। और जैसे ही इन्फॉर्मेशन फीड करने के बाद जब वो सोने जाता है, तो आपका ब्रेन सर रिलैक्स हो ही नहीं सकता। वो इतने सारे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को गहरी नींद तो आएगी नहीं। स्लीप साइकिल शॉर्ट हो गया जी। 4 घंटे 5 घंटे की नींद हो गई जी। इन्फॉर्मेशन तभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है। तो ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल ने क्या किया, आपके दिमाग को स्लो करना शुरू कर दिया। हमको लगता है कि हम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं, बट वास्तविकता ये है कि हमारा ब्रेन हमको कंट्रोल कर रहा है। और जब हम ब्रेन को स्लो डाउन होने देते हैं बिकॉज ऑफ हमारी लाइफस्टाइल, ओवर यूज ऑफ स्क्रीन, तो ब्रेन धीरे धीरे अपने काम को अच्छे से नहीं करता, वो चीज़ों को नज़रअंदाज करता है। वो देखता है आज यहाँ मेंटेनेंस पड़ा हुआ है, छोड़ो नहीं करते। आज देखता है कि ये ज़रूरी है, ठीक है थोड़ा सा आधा करता है, फिर वो छोड़ देता है। तो वो ठीक उस एम्प्लॉय की तरह हो जाता है जो कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता। करेक्ट। तो ओवर यूसेज ऑफ मोबाइल के लिए भी एक ही सॉल्यूशन है, जो मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को ये खुद से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा कि मैं कितनी देर चीज़ों को यूज़ कर रहा हूँ, उसमें से मैं कितना प्रोडक्टिव वर्क कर रहा हूँ और कितना डैमेजिंग वर्क कर रहा हूँ। तो जब ब्रेन ये देखेगा कि ज़्यादा डैमेजिंग वर्क हो रहा है, तो वो खुद आपसे मोबाइल को छुड़वाएगा, नहीं तो आप तो छोड़ नहीं सकते। और आप और हम, मतलब दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसे इतनी आसानी से मोबाइल को छोड़ नहीं पाएगा। करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा आपने बताया सर। नाउ कुछ योगा और प्राकृतिक चिकित्सा से संबंधित कुछ लोगों में मिथ्स हैं, और यू बीइंग अ स्पेशलिस्ट ऑफ दिस फील्ड, आपसे बेहतर कोई इस मिथ को नहीं क्लैरिफाई कर सकता। तो मैं कुछ मिथ्स जो जुड़े हुए हैं सर पूछता हूँ। सबसे पहले तो आप बताएं सर, आपको क्या लगता है कि योग से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मिथ क्या है? सर सबसे बड़ा मिथ जो कई लोग मानते हैं कि योग एक विशेष धर्म का है, जो कि ये बेसिकली इसमें मंत्र हैं, तो ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से। तो सर योग एक विज्ञान है, विज्ञान सबके लिए है।
तो उसी तरह से योग सबके लिए। तो पहला मिथक, ये धर्म विशेष नहीं है। जी इसमें बताई गई प्रैक्टिस सनलाइट से जुड़ी हुई है, हवा से जुड़ी हुई है, जो हर किसी का जो वाइटल रिक्वायरमेंट है। जी और दूसरी मिथक जो है, लोग जैसा मानते हैं कि योग तो ओल्ड एज में करना चाहिए, अभी तो यंग एज में तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिम करना चाहिए या फिर स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़। तो सर, जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, इन सब का जो मूल है ना, फाउंडेशन जो बनता है वो योग से बनता है। राइट। अच्छी ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज करती है। और जो आप मानते हैं कि हमारे एक्सरसाइज के 5 पैरामीटर्स हैं, जहाँ हम हार्ट हेल्थ, एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो ये सब के लिए योग एक फाउंडेशन है। तो ये मिथक नहीं है कि योग ओल्ड एज में ही जाके करना है। जी सर, एक मिथ और भी है कि योग जो है वो फ्लेक्सिबल लोगों के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि योग तो उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो ज़्यादा स्टिफ है। हाँ, उनको फ्लेक्सिबल बनाने में help उनको करता है। फ्लेक्सिबल बनाने में हेल्प करता है। करेक्ट। कोई भी व्यक्ति फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए। सर, आप भी मानते हैं ना कि स्टिफनेस एक डिसीज है, यस यस। स्टिफनेस पेन लेकर आएगा। जी और जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो अंत तो स्टिफनेस ही है। राइगर मोर्टिस एक कंप्लीट स्टिफनेस जोन है। करेक्ट। तो जीवन पर्यंत तो वो एक्टिव रहे, और जो चीज़ लचीली रहती है वो जल्दी मूवमेंट कर पाती है, और जो चीज़ स्टिफ रहती है तो अधिकतर बार टूट जाती है, चाहे वो मसल्स हो या फिर कोई पेड़ हो या फिर कुछ भी ऐसी स्टिफ चीज़ें हैं तो वो जल्दी टूट जाती है। सर, नेचुरोपैथी के लिए लोगों के बीच में सबसे बड़ा मिथ क्या रहता है? आप रेगुलरली आप पेशेंट्स देखते हैं, ट्रीट करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे मिथक्स होंगे नेचुरोपैथी को लेके। सबसे बड़ा मिथ आपको क्या लगता है नेचुरोपैथी को लेके? सर, सबसे बड़ा मिथ ये लगता है, लोगों को लगता है कि ये बहुत स्लो प्रोसेस है। दूसरा, उनको लगता है कि ये मिट्टी पानी से क्या हो जाएगा, ये क्या ही कर लेगी, कोई मिट्टी क्या कर लेगा या पानी क्या कर लेगा। तीसरा मिथ ये है कि हम इससे क्या बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे, क्या ये डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, क्या ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे दिमाग में ये भी फीड हो चुका है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसको ताउम्र दवाई खानी ही पड़ेगी। पर एज ए चिकित्सक मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, क्या सर जीवन पर्यंत हमें दवाई खाना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। या हमारे जीवन में दवाई ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को रोज़ दवाई खानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्वस्थ रहने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। मेरा भी ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति किसी ऐसी समस्या से ग्रसित है जिसको प्राकृतिक रूप से ठीक किया जा सके, तो वो नेचुरली बेहतर मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट है। तो यही मैं जानना चाह रहा था कि भाई नेचुरोपैथी के पेशेंट्स आप देखते हैं, नेचुरोपैथी से आप ट्रीट करते हैं, तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले जो क्वेश्चंस आपके आते होंगे वो मेरे ख्याल से ऐसे ही होंगे कि भाई जो आप बता रहे हैं। नहीं, इट्स वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो सर, आपके जीवन के अनुभव में ऐसा कोई पेशेंट, ऐसा कोई इंसिडेंस, ऐसा कोई डिजीज़ आपको याद आता है जिसने आपको बहुत डीपली इम्पैक्ट किया हो आपको? जी सर। सर, एक पेशेंट आए थे मेरे पास बॉम्बे से। ये 2002 के आसपास की बात है, जब मेरे पेरेंट्स भी नेचुरोपैथी पूरा देखा करते थे। उनका नाम बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लिया है जी। श्रीमती सुधा श्रीकांत उनका नाम था। और वो आई थी बॉम्बे में अपने रिलेटिव, बॉम्बे से अपने रिलेटिव के यहाँ चौबे कॉलोनी में ही रुकी हुई थी। उनका वज़न लगभग 101 किलो था, और दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो उनको नहीं थी। ओह, मतलब सारी तरह की बीमारियां उनको थी, राइट फ्रॉम ओवरवेट से लेकर हाइपोथायराइड से लेकर डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, सभी तरह की दवाइयां वो खा रही थी। हमारे पास सर बहुत ही कम संसाधन थे उस वक्त, और सबसे बड़ी चुनौती थी कि उनको घर से पैदल वो आती थी। मेरे फादर ने इंसिस्ट किया था कि आपको पैदल ही आना है। तो वो हमारे पास उन्होंने रुककर 3 महीने इलाज किया। लगभग हमने उनकी बॉडी की हर एक प्रॉब्लम्स, जो जॉइंट लॉक हो जाता था, चल नहीं पाती थी, मूल तो हम वज़न को ही मानते हैं यहाँ पर कि उसके कारण से सब समस्याएं थी। खाने को हमने उनका ठीक किया, तो वो कच्चे आहार पे रहती थी, और 3 महीने में लगभग 25 किलो वज़न उन्होंने कम किया। पर सर वो चेंजिंग नहीं था सर, वो चली गई सर 3 महीने बाद, और लगभग 9 महीने बाद वो वापस आई। 9 महीने बाद जब वापस आई तो हम नहीं पहचान पाए, क्योंकि उन्होंने 25 किलो वज़न और कम कर लिया था,
शी वॉज एब्सोल्युटली फिट फॉर हाइट फॉर वेट, और बोली अब मुझे कोई बीमारी नहीं है। क्या बात। तो वो एक एक्सपीरियंस, मुझे लगता है कि एज 60 प्लस, बॉडी में इतनी लिमिटेशन और बीमारियों को सब कुछ ठीक हो जाना, ये मैं मिरेकल मानता हूँ सर, और उनकी मेहनत मानता हूँ। और मेरे पेरेंट्स का फर्म बिलीफ जो नेचुरोपैथी पे वो रखते थे, और इसने मुझे भी मोटिवेट किया कि मैं, अगर ये लेडी इतनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकती है तो फिर मैं दुनिया के सभी लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। करेक्ट। मेरा भी सर व्यक्तिगत रूप से मानना है कि जो नेचुरोपैथी है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है, बट जैसा कि आपने बताया कि लोगों में ये कि परसेप्शन है, बिलीफ है कि समय लगता है इसमें, और आज के इस तेज भागती हुई दुनिया में कोई भी व्यक्ति समय नहीं देना चाहता। बट इस पॉडकास्ट के माध्यम से सर हम लोगों को ये जरूर बताना चाहेंगे कि नेचुरोपैथी इज़ अ इम्पैक्टफुल एंड यूजफुल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। पीपल शुड गो फॉर सच काइंड ऑफ ट्रीटमेंट जो लॉन्ग टर्म और परमानेंट क्योर देती है। तो सर हमारे जो श्रोतागण हैं उनके लिए कोई आप एक संदेश देना चाहेंगे सर? ज़रूर सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से आज प्राकृतिक चिकित्सा और योग के महत्व को समझा, और खुद एक एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन के चिकित्सक होने के बावजूद आपने समाज में लोगों को ये बताने की कोशिश की कि भाई प्राकृतिक चिकित्सा उतनी ही ज़रूरी है। तो मैं इस आपके हम्बल नेचर और बिहेवियर के लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता थैंक यू हूँ सर। कि आपके बिलीफ सिस्टम से, क्योंकि हम ये बात कहेंगे तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो अगर 10% होगा, पर यही बात जब आप कह रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट 110% होगा सर। थैंक यू, थैंक यू। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि इस योग दिवस पर, जो कि 21 जून 2026 को है, जिसका विषय है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बनाए। हमारी बॉडी को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है कि रोज़ बॉडी को चुनौती दी जाए। अगर आपका बॉडी आरामदायक लाइफ जीने लगेगा, आरामदायक हमेशा खाना खाता रहेगा, तो वो हमेशा बीमार ही रहने वाला है। एक स्टडी में पाया गया कि बीमारी, बुढ़ापे को एक अभिशाप समझा गया। बुढ़ापा आते ही व्यक्ति चलता नहीं है, उसके घुटने में दर्द है, सीढ़ी नहीं उतर सकता, तमाम तरह की बीमारियों की दवाइयाँ वो खाता है, उसको नींद नहीं आती, वो लोगों से मिलता नहीं, बातचीत नहीं करता। तो मेरे को लगता है सर, अभी आज के युग में बुढ़ापा एक बीमारी बन गई है। पर मैं चाहता हूँ, मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, आपके इस शो के माध्यम से जो लोगों की जागरूकता बढ़ा रहा है, अपने शरीर में चुनौतीपूर्ण वातावरण बना के रखें। उसके पीछे सिंपल सा कारण है, हमारा जो बॉडी है वो जेनेटिक कोड लिखता है, और कोड तभी लिखता है जब वो रिक्वायरमेंट देखता है। बचपन से उसने कोड लिखा, स्किन की यूथफुलनेस के लिए, दांतों के लिए कोड लिखा, तो नए दांत बने, पहले दूध वाले दांत आए, फिर दांत झड़ गए, दूसरे आए। उसी तरह से हमारी हड्डियां मजबूत हुई, बोन्स का ऑसिफिकेशन हुआ, 18 साल में बोन भी मजबूत हो गई, मसल्स की बल्क बढ़ी। तो ये सारा जेनेटिक कोड लिखा जा रहा है। पर जैसे ही व्यक्ति की एज 50, 40, 50, 60 होती है, वो मेहनत करना बंद कर देता है, मूवमेंट करना बंद कर देता है, और ये कोड लिखना बंद हो जाता है। और जैसे ये कोड लिखना बंद होता है, आपकी बुढ़ापे वाली स्थिति शुरू हो जाती है। तो मेरा आह्वान है, रोज अपने शरीर को चुनौती दो एक्सरसाइज से, और समय समय पर भोजन में आराम दो, उपवास करो, ताकि शरीर को चुनौती मिलती रहे और आप हमेशा रिन्यू होते रहो और स्वस्थ रह सको। बहुत बढ़िया सर। भारत को विश्व गुरु बनाने में योग की क्या भूमिका हो सकती है, आपको क्या लगता है? सर, जितनी अभी पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, उसमें से लगभग 30% लोग जो है वो योग करते हैं। ओह। तो अगर ये योग रूपी विज्ञान, इसका महत्व स्टीव जॉब्स जैसे लोगों ने भी समझा, जो कि आज के टेक गुरु माने जाते हैं, और कहा जाता है कि फेसबुक मेटा के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जो हैं वो स्टीव जॉब्स को अपना गुरु मानते थे। तो स्टीव जॉब्स तो आकर इंडिया में योग सीख करके ही उन्होंने अपना जीवन बेहतर बनाया। तो कहीं ना कहीं आज देखिए, विश्व के इतने बड़े बड़े टेक कंपनीज को भी प्रेरणा योग से मिली है।
तो जब योग इतना बड़ा प्रेरणादायक मंत्र है, तो अगर पूरी दुनिया इसको अपनाने को तैयार है और सब खुले हाथ से अपना रहे हैं सर, इसको योग को लेकर के लोगों में असंतोष नहीं है, संतोष है। जो करता है उसको अच्छा ही लगता है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों पे 50% लोग जो हैं वो योग करने लगेंगे, और योग की महत्ता चूँकि भारत से शुरू हुई है, तो भारत को अपने आप पूरे विश्व के धरातल पर एक प्रमुख रूप में स्थापित करता है। बहुत अच्छा आपसे बात करके सर आज बहुत ही अच्छा लगा। आपने योग, नेचुरोपैथी, ओवरऑल होलिस्टिक केयर के विषय में अपनी जानकारियाँ दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे पॉडकास्ट में आने का। आशा करता हूँ कि जिस तरह से अभी आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, अवेकन कर रहे हैं, आगे भी ऐसा करते रहेंगे और हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे शहर को स्वस्थ बनाने में आपका जो योगदान है सराहनीय है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू सर, थैंक यू।